हांगकांग कॉन्टिनेंटल सीरीज में आज सुबह सुबह ही मैच हुआ और मैच वन की बात करें तो कतर वर्सेस नेपाल के बीच में ये पहला T20 मैच जो हुआ और लगभग आप देखें अगर नेपाल टीम की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से लगभग 150 150 दिन के बाद कहीं ना कहीं जो है 155 दिन के बाद आज इंटरनेशनल मैच में कहीं ना कहीं टीम उतरी 155 दिन बाद और एक बहुत डोमिनेट विक्ट्री यहाँ पर नेपाल ने इस मैच में दर्ज की है कतर के खिलाफ। अगर हम बात करें देखिए सीरीज इस तरह की है कि अगर आपको दो चीजें बहुत सुनने को मिल सकती हैं कि एक कि अगर नेपाल के प्रोस्पेक्ट से मैं कह रहा हूँ, नेपाल के प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखें तो एक कि अगर आप किसी से मैच हार गए तो आप कहेंगे कि अब कतर कुवैत हांगकांग जैसी टीमों से अब मैच हार रहे हैं आप हैं एक नेपाल टीम एक सीनियर हायर रैंक टीम होकर, और अगर आप ये सीरीज जीत गए या मैचेस जीते तो लोग कहेंगे अरे हाँ कतर कुवैत को ही तो मारा है, क्या बड़ी बात हो गई। यही पूरा इस सीरीज का जो है आपको दोनों साइड से सुनने को मिलेगा, चाहे आप हारे या फिर आप जीते, लेकिन आपको सिर्फ मैच जीतते रहना है, परफॉर्मेंस अच्छी देती रहनी है। कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर काम करते रहना है, वो कौन सी जगह है इस मैच में भी कुछ गलतियां हुई है उसके बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी यहाँ पर जरूर हुई है। लेकिन यार शुरुआत फेस बाय फेस जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस फेस बाय फेस कंपैरिजन में अगर नेपाल ने कतर को मात किन किन जगहों पर दी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें 1 से 6 ओवरों की तो सॉरी कतर ने 34 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, और 1 से 6 ओवरों में नेपाल ने 81 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज्यादा आगे चली गई नेपाल, बहुत डोमिनेट किया। और वहीं 7 से 15 ओवर की बात करें तो कतर ने यहाँ 62 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, और नेपाल ने इस मिड फेस में 49 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। और ये फेस जो रहा यह कहें तो नेपाल के फेस में नेपाल की शुरुआत अच्छी हो गई थी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत कंफर्टेबली चेस को वो लेकर गए, ज्यादा नुकसान हुआ नहीं और नेपाल के नाम ये फेस रहा। वहीं 16 से 20 ओवर की बात करें डेथ फेस की तो 55 रन कतर ने यहाँ जोड़े 1 विकेट के नुकसान पर, और नेपाल ने इस फेस में 24 रन किए बिना विकेट गंवाए। तो ये फेस जो रहा नेपाल के नाम रहा, वो इस फेस को भी ले गए और मैच को भी अपने साथ। बिल्कुल डेफिनेटली अगर आप कतर की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो कतर की लास्ट फेज कतर के लिए बहुत बेहतर गया, लेकिन यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं मैच की बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से लास्ट फेज में तो नेपाल मैच ही जीत गया, तो डेफिनेटली ये तीनों फेसेस जो है वो नेपाल के नाम यहाँ पर जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं डॉट बॉल्स, अगर आप देखेंगे तो 45 डॉट बॉल्स यहाँ पर कतर ने खेली है और नेपाल ने 32 डॉट बॉल्स यहाँ पर खेली है। तो कतर के लिए डेफिनेटली इस डॉट बॉल्स का मार्जिन कम से कम 10 बॉल है और कम यहाँ होना चाहिए था, 30 32 33 के आसपास डॉट बॉल्स होते। डॉट बॉल्स लगभग आप देखिए अगर 7.5 ओवर उन्होंने डॉट बॉल्स खेल दिए इन 20 ओवरों में, बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाते हैं। इस डॉट बॉल्स का ठीकरा जो है वो कुछ बल्लेबाजों पे है। आइए बात करते हैं कतर के बल्लेबाजों का जो बैटिंग कार्ड है वो कुछ इस तरीके का। यहाँ पर ओपनर्स बिल्कुल चले नहीं, 13 रन अगर हम देखें नागार्जुन, उसके बाद रफाई ने सिर्फ 6 रन। ओपनर्स पूरी तरह से फ्लॉप रहे, कुछ खासा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया नहीं। दोनों मिलकर 17 गेंदें खेली, रन किए महज 19, जो कि बिल्कुल भी नाकाफी थे। उसके बाद वन डाउन में आकर थोड़ा सा इस जो जल्दी विकेट गिरे थे इसको रोकने की और संभालने की कोशिश की इकरामुल्लाह खान ने और सहजेब जो 21 गेंदों में उन्होंने रन किए हैं, ये इससे भी तेज खेल रहे हैं। एक वक्त उनका 200 के आसपास का स्ट्राइक रेट था, ये अगर लंबा जाते टीम के लिए दो देखिए बैटिंग में कतर के जहां पर डेंट लगाए कि वो 180 प्लस स्कोर नहीं कर पाए। एक जो सहजेब जमील का जो विकेट ललित राजवंशी ने आकर लिया वो बहुत क्रूशियल विकेट था। ललित की बॉलिंग की बात बाद में करेंगे, लेकिन सहजेब जमील ने जो अपना विकेट गंवाया वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। एक स्मूथ और एक अच्छे स्कोर की तरफ 180 के स्कोर की तरफ कतर जा सकता। और दूसरा जो इकरामुल्लाह खान की बहुत ही स्लो इनिंग नजर आई, 54 गेंदों में बहुत स्लो 100 के स्ट्राइक रेट से। ये तो आप 50 गेंदें खेलने के बावजूद बिल्कुल इसमें तो आपको 70-75 पहुंच जाना चाहिए था, जितनी बॉलें आपने खेली है इतने में तो 70-75-80 के करीब आपका स्कोर होता इंडिविजुअल का, तो टीम और बेहतर और ज्यादा स्कोर देख सकती थी। लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है आपके नॉट आउट रहने का टीम को। जब 30-35 बॉलें पार हो जाए T20 में किसी भी बल्लेबाज की तो उन्हें अपना स्ट्राइक रेट सीधा बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तब तक वो जमे हुए हैं, अगर 30 बॉलों के अंडर ही अगर कोई बल्लेबाज चला गया है तो फिर उसका स्ट्राइक रेट तो पहले से ही तेज होना चाहिए। लेकिन अगर स्लो जा रहा है कोई बल्लेबाज, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर इकरामुल्लाह के केस में, तब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आने वाले 15-20 गेंदों में अपने स्ट्राइक रेट को 150-160 तक पहुंचाए, लेकिन यहाँ हमें वो दिखा। बिल्कुल। उसके बाद मुजीब की बात करें तो उन्होंने 19 गेंदों में 20 रन किए, इन्होंने बहुत गेंदें ले ली है यहाँ पर। अब देखिए स्ट्राइक रेट इतना आप नहीं रख सकते, 54 गेंदों में 54 रन और मुजीब ने 19 गेंदों में 20 रन। तो मोहम्मद इरशाद का जहां पर उन्होंने 7 गेंदों में 18 लगाकर, अगर आप देखें लास्ट ओवर में जो उन्होंने हिटिंग की सोमपाल कामी पे लगाकर टीम को 150 टच करवाया, वरना वो भी टीम पहुंचने में नाकामयाब एक वक्त पर लग रही थी। तो क्लियरली है इकरामुल्लाह खान की स्लो इनिंग, सहजेब जमील का गलत वक्त पर अपना विकेट गंवाना जिसका क्रेडिट ललित को भी जाएगा, बात करेंगे, और
और मुजीब की भी एक स्लो इनिंग की वजह से कतर जो है 180-190 के टारगेट तक पहुंचने में नाकामयाब रहा। एंड बॉलिंग कार्ड की बात करते हैं, बॉलिंग विकेट टेकर्स वगैरह फिगर सबको दिख रहे हैं, आप समझाने की कोशिश करेंगे कि इनकी बॉलिंग किस तरीके की हुई। नहीं, जरूर बॉलिंग काफी अच्छी रही है। ग्राउंड को अगर आप देखेंगे, फील्डिंग के लिहाज से थोड़ा और बेहतर करना होगा। कुछ रनआउट चांसेस, कुछ कैचेस जरूर ड्रॉप हुए, लेकिन उसको थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है। ये इंटरनेशनल मैचेस हैं, आप यहाँ की बड़ी टीम है नेपाल की, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा फील्डिंग स्टैंडर्ड और हाई होने चाहिए। और बॉलिंग के लिहाज से देखें तो काफी अच्छी आउटिंग रही। एक्स्ट्रास में बहुत अच्छी कमी आई, बहुत ही अच्छा रहा। एक नो बॉल डला है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा रहा आज, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फील्डरों का साथ मिलता तो ये स्कोर शायद और जल्दी हमें थोड़ा रैप अप होते हुए दिखते। लेकिन खैर, बॉलर्स ने सभी ने अच्छा काम किया है और 6 बॉलरों का इस्तेमाल किया। जरूर गुलशन और ललित ने 2-2 ओवर कराए हैं। ललित ने जितना भी मिला उन्हें, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। सोमपाल का जो डेथ फेस रहा वो काफी खराब रहा। ये नेपाल के लिए कुछ चिंता की बात बनी है, अभी भी बनी है। बिल्कुल, नेपाल बॉलिंग के लिए आखिर के 5 ओवर में 55 रन दिए हैं नेपाल ने, और सिर्फ 1 विकेट निकाल पाए नेपाल के बॉलर्स। तो ये अपने आप में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। काम होता हुआ तो अभी तक दिख नहीं रहा है। ये पिछले साल भी यही चीज प्रॉब्लम है, वो इशू थी, और प्रीमियर कप में भी काफी महंगा पड़ा था, और ये T20 वर्ल्ड कप में भी हमें देखने को मिला था ये प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुछ इवेंट पे हमें महंगा पड़ते हुए दिखा, लेकिन काम अभी तक इस पर हुआ नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, लेकिन इस पे काम हो नहीं रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस चीज पर काम तो बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर ये डेथ फेस की जो दिक्कत है, इसमें किसी ने भी काम नहीं किया है शायद अभी तक, वो क्लियर दिखा है। काम होता तो ये ऐसी चीजें नहीं होती। वो भी कतर टीम के खिलाफ, या बड़ी टीम होती तो फिर सोचिए 5 ओवर में क्या ही हाल होता। तो ये सोचने वाली बात है कि इस कॉन्टेक्स्ट पे मॉन्टेज़ सर पूरे 2 साल जो थे, कुछ भी हमें काम होता हुआ नजर नहीं आया उनकी तरफ से। वो क्लियरली यहाँ पर हमें एक और बार देखने को जरूर मिला है। खैर चलिए, अब उम्मीद कर सकते हैं कि नए कोच आएंगे, वो और इसको सीरियस समझे इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे मैच नेपाल ने पहले गंवाए भी हैं। चेस करने के लिए आए, क्लिनिकल शुरुआत हुई, धमाकेदार शुरुआत हुई, जोरदार शुरुआत हुई, और शुरुआत कुशल गुर्जर और आसिफ शेख ने जी नहीं, उन दोनों ने नहीं की बॉलर ने शुरुआत उन्होंने की, क्योंकि मेरे ख्याल से बिना कोई बॉल हुए 9 रन बोर्ड पर लग गए थे। 8 या 9 रन बोर्ड पर लग गए थे नेपाल के। वाइड का चौका चला गया, फिर लगातार 3 और वाइड डाल दी, लेकिन उसके बाद फिर इसका फायदा उठाया कुशल गुर्जर और आसिफ शेख ने, और जमकर चारों तरफ से वो रन बटोरने शुरू कर दिए। सिक्सेस लगाए, कुशल ने 3 सिक्सेस लगाए, आसिफ ने 4 सिक्सेस लगाए, और एक जबरदस्त शुरुआत हुई। और 81 रन की देखते ही देखते दोनों ही लड़कों ने पार्टनरशिप ठोक डाली, और इतने 150 के आप अगर चेस करें 81 पहले ही बन गए, तो आपके लिए काफी ज्यादा काम आसान हो जाता है। बाकी बल्लेबाजों के लिए कुशल क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन आप इनिंग को थोड़ा बड़ा कर सकते थे, लेकिन फिर भी जो उनका काम था वो कर कर गए अपना बखूबी। 200 के स्ट्राइक रेट से आसिफ ने 160 की स्ट्राइक रेट से 33 किए। उसके बाद रोहित और बशीर अहमद ने बहुत संभाल कर, सूझबूझ कर, बिना कोई और विकेट गवाते हुए एनएसए को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा खेले दोनों ने, काफी अच्छा खेला। और ये क्रिकेट बहुत अच्छा है कि आप नॉट आउट गए। चेस को भी आपने ध्यान रखा कि कितने रन हमें चाहिए, कब बाउंड्री लगानी है, कब थोड़े सिंगल्स वगैरह लेने। ये बहुत अच्छा है जो जहन में रखा, वरना रोकते रोकते 20वां ओवर ही लग जाता तो फिर कोई फायदा नहीं होता। लेकिन बहुत अच्छा रहा कि आपने टारगेट दिमाग में रखा और उसके अकॉर्डिंग खेले दोनों ही बल्लेबाज, और बहुत अच्छा रहा आज जो डे आउट रहा बल्लेबाजों के लिए। चारों का ही आप देखें तो चारों को स्टार्ट भी मिला, और अच्छा भी गए और फिनिश भी किया। बिल्कुल सही कहा आपने, और 17 ओवर में ये इस चेस को कंप्लीट कर दिया, और बहुत ही कंफर्टेबली और काफी डोमिनेटिंग विक्ट्री हमें यहाँ पर कतर के खिलाफ देखने को यहाँ पर मिली है। एंड कतर के बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, शुरुआत में ही पूरी तरह से कमर तोड़ दी कुशल गुर्जर और आसिफ शेख ने उनके बॉलर्स की। क्योंकि इस तरह के स्कोर में आपको शुरुआत में अर्ली विकेट चाहिए, वो भी कुशल आसिफ की, और कुशल गुर्जर का विकेट तो और ज्यादा जल्दी चाहिए होता है जब आप इस तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत जल्दी चाहिए होता है, बहुत तेज खेलते हैं। खैर 7 बॉलरों का इस्तेमाल किया, तो आप समझ सकते हैं, बता रहा है कि कितना पैनिक हो गए। हाँ बिल्कुल, कुछ मिल नहीं रहा था कि क्या करें, किससे डलवाएं। 7 बॉल का इस्तेमाल हुआ, और मुजीबुर रहमान ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग, उन्होंने बैटिंग भी थोड़ी सी की और बॉलिंग भी, और 2 विकेट भी उन्होंने निकाले। और बुखर जो रहे उन्होंने थोड़ा सा अच्छा स्पेल डाला, लेकिन विकेट्स चाहिए थे, आपको विकेट्स की जरूरत है। T20 क्रिकेट में आप डॉट बॉल से इतना प्रेशर नहीं बना सकते, कभी भी गेम पलट सकता है यहाँ पर, और वो हुआ भी। विकेट्स चाहिए और विकेट वो निकाल। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप कितनी देर तक रोक कर रखेंगे, रोक नहीं पाएंगे। क्रिकेट में ज्यादा देर तक आप रोक नहीं पाएंगे। अगर आपने रोका है और वो अगर उसके बाद उन्होंने हिटिंग चालू कर दी, उसमें भी अगर उनके विकेट्स गिरे तो आप मैच जीतेंगे। अगर वो उनकी अगर उन्होंने हिटिंग चालू कर दी और वो सब पारी गिर रहा है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए विकेट्स निकालने बहुत जरूरी है, और खास करके 150 का जब आप टारगेट यहाँ पर डिफेंड कर रहे हो। खैर, जहां पर पहले दिन में डोमिनेटिंग विक्ट्री यहाँ पर नेपाल ने दर्ज की है, नेक्स्ट मैच देखना पड़ेगा उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन जो 2
खामियां नजर आए दो नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक की एक ही बात है, तो वो है डेथ बॉलिंग फेस में जो दिक्कत पिछले 2024 में भी थी, 2023 में भी थी, 2022 में भी थी, अभी भी वो दिक्कत हमें यहाँ पर कम से कम पहले मैच में तो नजर आई है कि डेथ फेस में जो बॉलिंग है वो अभी भी नेपाल के लिए सरदर्द बना हुआ है, उसमें अभी तक कोई काम होता हुआ हमें नजर नहीं आया। फिलहाल इस एनालिसिस और इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप सबसे रिक्वेस्ट है।